तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 12C16O इज गिवन एट दिस सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ 13C16O इज एट 3.673 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, एक तो है हमारा जिसमें कि कार्बन 12 एटम प्रेजेंट है और एक है जहाँ पे कार्बन 13 एटम प्रेजेंट है। तो हमसे इन दोनों का रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो सबसे पहले तो जब हमसे रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो हमें पहले देखना होगा कि ये कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। ये यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में ही हमारी जो लाइंस होती हैं वो हमें अलग अलग लेवल्स पे मिलती हैं, मतलब अलग अलग वैल्यूज पे मिलती हैं, जैसे कि 2B, 4B, 6B फर्दर। तो यहाँ पे बेसिकली ये आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक कार्बन 12 एटम था जिसको कि रिप्लेस कर दिया गया है कार्बन 13 एटम के साथ। तो उससे हमारे स्पेक्ट्रा पे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो हमसे पूछा गया है। सो पहली पोजीशन हमें क्या गिवन है, 12 कार्बन 16O की फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जो पीक है वो इतनी वैल्यू पे लाई करती है। ये किस पे लाई करी है? सो जो हमारा फर्स्ट पीक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वो बेसिकली 2B होती है, जहाँ पे B होता है मेरा रोटेशनल कांस्टेंट। B क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट। और ये किसके इक्वल होता है? H/8 पाई स्क्वायर IC के। अब यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ, ये यहाँ पे जो I है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे को यहाँ पे ये B की दो वैल्यू गिवन है, एक ये रही और दूसरी ये, और मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो पूछा है। सो B मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब बस कुछ नहीं है, बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर देखते हैं। सो B ऑफ 12C16O ये 2B की वैल्यू है, क्योंकि जो फर्स्ट पीक होती है वो 2B पे लाई करती है, ना कि B पे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। सो 2B की मेरा कितना गिवन है? 3.842, ये 12 कार्बन के लिए, और 2B 13 कार्बन और 16 ऑक्सीजन के लिए कितना है? 3.673। सपोज इसको मैं B प्राइम से डिनोट कर देती हूँ। अब मेरे से I/I प्राइम का रेशियो मेरे से पूछा है। सो यहीं से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो B का ही रेशियो ले लो। सो 2 से 2 का तो कैंसिल हो गया, तो B/B प्राइम मेरा कितना आ गया? 3.842 और 3.673। अब देखो, क्योंकि B क्या था मेरा, इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर ये B/B प्राइम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I'/I। तो मेरे से I प्राइम और I का रेशियो पूछा है, तो वो क्या होगा? बेसिकली बस ये टर्म मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो I'/I ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1.046 के। सो ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना एक बार। सो हमारा ऑप्शन हो गया आंसर C. So next question. So our next question is the spin orbit interaction of an atom is given by this quantity where L and S are orbital angular momentum and spin angular momentum of electron. अब हमसे पूछा क्या है कि splitting between 2p 3/2 and 2p 1/2, मतलब हमें दो लेवल्स गिवन है और उनके बीच की स्प्लिटिंग हमसे पूछी है। तो हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या है? 2p 3/2 और 2p 1/2। मेरे से बेसिकली ये एनर्जी डिफरेंस मेरे से पूछा है। अब मेरे को हैमिल्टोनियन गिवन है H = A L.S। अब हमें पता है कि
जे क्या होता है, जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम और ये किसके इक्वल होता है, एल प्लस एस के। क्योंकि मेरे को यहाँ पे एल डॉट एस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी, वो अगर मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर दूँ, यानी कि जे स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस, तो यहाँ से मेरे पास एल डॉट एस आ जाएगा और फिर मैं उसको यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सो यहाँ से h कितना आ गया मेरा 1/2, सॉरी a/2, और इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से एल डॉट एस की, ये क्या आ जाएगा जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये मेरे पास मेरा फाइनल हैमिल्टोनियन आ गया। अब यहाँ पे जो जे और एल और एस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे एल एस, जे है मेरा जे प्लस 1 एच कट, एल है एल प्लस 1 एच कट, और एस है एस प्लस 1 एच कट। जहाँ पे जे एल और एस क्या है, क्वांटम नंबर्स है। जे हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एल हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और एस हो गया मेरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब मेरे को दो स्टेट्स गिवन थी यहाँ पे, देखो 2p 3/2 और 2p 1/2। अब यहाँ से हमें अगर स्प्लिटिंग निकालनी है तो मेरे को इन दोनों लेवल्स के लिए इसकी वैल्यू निकाल लूँगी पहले मैं, और फिर उनका डिफरेंस कर दूंगी। तो इस स्टेट के लिए देखो यहाँ से जे की वैल्यू क्या हो गई, सबसे पहले इसका नोटेशन देख लेते हैं। मतलब जो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, यहाँ पे मतलब जैसे मेरी ये टर्म रिप्रेजेंट करी हुई है, सो यहाँ से हम डायरेक्टली एल एस और जे की वैल्यूज पता कर सकते हैं। यहाँ से आप इस टर्म से इसको मैच कराओ तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू हो गई मेरी 3/2। अब एल की वैल्यू अगर निकालनी है तो एस पी डी एफ, और एल की वैल्यू 0 1 2 3। अब देखो मेरे पे यहाँ पे p ऑर्बिटल गिवन है, तो p के लिए l की वैल्यू हो गई 1, यानी कि l की वैल्यू हो गई 1। अब 2s प्लस 1 की वैल्यू गिवन है 2, सो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगी, s की वैल्यू हो गई हाफ। अब ये क्वांटिटीज जो मेरी आई हैं ये इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब जो मेरा लोअर लेवल है इसके लिए भी सिमिलर वे में मैं एल एस और जे की वैल्यू निकाल लूँगी। तो यहाँ से मेरी जे की वैल्यू हो गई हाफ, एल की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू हाफ। अब देखो एल और एस की वैल्यू तो दोनों लेवल के लिए सेम ही है, बस जे की वैल्यू डिफर कर रही है। अपर लेवल के लिए जे की वैल्यू 3/2 है और लोअर लेवल के लिए जे की वैल्यू क्या है 1/2। तो अब हमें बस ये सॉल्व करना है। तो देखते हैं अभी इन दो लेवल्स के लिए। अब हमारे पास दो वैल्यूज आई थी, जे की वैल्यू आई एक 3/2, एल की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू हाफ। ये हो गया मेरा मान लो E1 लेवल, और E2 लेवल मैंने मान लिया जो जे की वैल्यू 1/2, एल इज इक्वल टू 1 और एस इज इक्वल टू हाफ। अब देखो एच हमारा निकल के आया था A/2 जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ पे जे एल और एस की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो कि आएगी AH² जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। अब कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यूज पुट करनी है और इनका डिफरेंस लेना है। सो E1 हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा AH²/2, जे की वैल्यू 3/2, तो 3/2 इंटू 5/2 माइनस, अब एल की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इंटू 2 माइनस एस की वैल्यू हाफ, तो 1/2 इंटू 3/2। ये क्या आ गया AH²/2
15/4 -2 -3/4। अब सेम वे में j की वैल्यू हाफ के लिए E2 हो जाएगा मेरा AH कट स्क्वायर बाय 2 1/2 इंटू 3/2 -1 इंटू 2 -3 इंटू 1/2 इंटू 2। सो ये आ गया मेरे पास AH कट स्क्वायर अपॉन 2 3/4 -2 -3/4। सपोज ये हो गई इक्वेशन 2। अब मेरे को बस इनका डिफरेंस लेना है और मेरे पास मेरी एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा और मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास मेरी स्प्लिटिंग आ जाएगी। अब देखो ये टर्म्स तो दोनों में सेम ही है, तो जब डिफरेंस लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बस इसका डिफरेंस हमें चाहिए। सो डेल्टा E क्या आ जाएगा AH कट स्क्वायर बाय 2 15/4 -3/4 जो हो गया AH कट स्क्वायर बाय 2 12/4 ये हो गया 3। सो 3AH कट स्क्वायर बाय 2। सो ऑप्शन मैच कर लो। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्डिंग टू एन एटॉमिक ट्रांजिशन J is equal to 0 to J is equal to 1 states split in magnetic field of 0.1 Tesla and into 3 components separated by 1.6 into 10 की पावर -3 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये हमें डेल्टा लैम्डा गिवन है और हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे G फैक्टर पूछा है। तो ये क्वेश्चन देख के समझ आ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एटॉमिक ट्रांजिशन का स्प्लिटिंग हो रहा है 3 कंपोनेंट्स में। तो ये ज़ीमन स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है। ज़ीमन स्प्लिटिंग, ज़ीमन इफेक्ट में बेसिकली यही होता है ना कि हम किसी एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं और जो हमारे पास जो ट्रांजिशन होते हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। तो ज़ीमन स्प्लिटिंग के लिए जो हमारी डेल्टा E होती है, मतलब एनर्जी, वो किसके इक्वल होती है G mj इंटू म्यू बी। अब यहाँ पे देखो G क्या होता है, लैंडे G फैक्टर। G इज लैंडे G फैक्टर और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है 0.1 टेस्ला और जो ये 3 कंपोनेंट है वो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है डेल्टा लैम्डा, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन है। सो 1.6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे ये म्यू बी और mj की वैल्यू भी मेरे को गिवन है। J इज इक्वल टू 1 स्टेट अगर मेरे को पता है कि J इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए निकालना है। सो 4 J इज इक्वल टू 1, mj कैन टेक वैल्यूज -1 0 1। तो यहाँ से mj की वैल्यू मैंने ले ली +1। 0 नहीं ले सकती क्योंकि अगर 0 ले लिया तो एनर्जी 0, तो g की वैल्यू कहीं से भी नहीं आएगी और ना ही g की वैल्यू कहीं नेगेटिव में है, तो इसलिए mj की वैल्यू +1 मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे ये म्यू बी क्या होता है, म्यू बी इज बोर मैग्नेटॉन जिसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻23। अब देखते हैं कि हम जी कैसे निकालेंगे। अब हमें एनर्जी तो पता नहीं है लेकिन हमें सेपरेशन गिवन है। अब एनर्जी क्या होता है, ये डेल्टा ई है, तो जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है एच न्यू के। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई। सो डेल्टा ई मेरा किसके इक्वल हो जाएगा एच डेल्टा न्यू के। अब न्यू हमें डेल्टा न्यू नहीं पता है लेकिन हमें डेल्टा लैम्डा पता है, तो यहाँ से हम लैम्डा और न्यू के रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो वो क्या होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो मेरा न्यू मेरा हो गया C अपॉन लैम्डा। अब मेरे को डेल्टा न्यू चाहिए, सो इसको डेरिवेट कर दूँ। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू -C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। अब इस डेल्टा न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो डेल्टा ई आ जाएगा HC अपॉन लैम्डा स्क्वायर
इंटू डेल्टा लैम्डा। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास डेल्टा ई हमें पता है और डेल्टा ई में जो भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता है। हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, डेल्टा लैम्डा पता है, एच और सी हो गए कांस्टेंट मेरे, और यहाँ पे एम जे की वैल्यू पता है, म्यू बी की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है। अब कैलकुलेट करते हैं। सो मेरा डेल्टा ई क्या आया था, डेल्टा ई इज एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा जी, एम जी की वैल्यू चलो एक साथ ही पुट कर लेंगे इनटू म्यू बी बी। अब यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टर्म को अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आऊँ, सो एच सी डेल्टा लैम्डा अपॉन एम जे म्यू बी बी इंटू लैम्डा स्क्वायर। बस मेरे को ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34। डेल्टा लैम्डा मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ अब एंगस्ट्रॉन्ग है तो इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और एम जे की वैल्यू 1 है, सो इसको तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻23। मैग्नेटिक फील्ड इंटू 0.1 और लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कितना है, लैम्डा ये रहा 1849 एंगस्ट्रॉन्ग, तो 1849 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। सो अब इसे सॉल्व कर लेना और देख लेना कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से मेरा जो जी आएगा निकल के एक सारी कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 1। सो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी लेवल डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेजर इज दिस। और हमें पंप रेट गिवन है और डीके रूट्स ये हो गए, ये दोनों τ21 और τ1, हमें इनकी वैल्यूज भी पता है। अब हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी इन दो स्टेट्स की, यानी कि लेवल 2 और लेवल 1 की पॉपुलेशन डेंसिटी मेरे को बतानी है। अब ये क्वेश्चन है लेज़र का। तो अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी यूज़ करना पड़ेगा और डीके लॉ, जो कि मानो लेवल 2 के लिए मैं ले लूँ। सो लेवल 2 के लिए क्या हो रहा है, जो लेवल 0 है उससे मेरे एटम्स एक्साइट होकर लेवल 2 में पहुंच रहे हैं और वहाँ से वो डीके कर रहे हैं लेवल 1 में। सो dN2/dt इज इक्वल टू R माइनस N2 अपॉन, अब डीके रूट क्या है 2 का, τ21, यानी कि अब यहाँ पे ये प्लस माइनस कैसे आए, और ये R क्या है, पंप रेट है। अब पंप रेट पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से लेवल 0 पे यहाँ से मेरा पंपिंग स्टार्ट हो रही है और मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर लेवल 2 में एक्साइट होके पहुँच रहे हैं। सो ये मेरा पंपिंग रेट हो गया जो कि हो गया R। तो लेवल 2 में जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से जाएंगे लेवल 2 में, वो मतलब यहाँ से जाके इधर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस टर्म का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है क्योंकि ये लेवल 2 के एटम्स को इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए R हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब जो लेवल 2 में एटम्स मेरे पहुँचे हैं वो डीके कर रहे हैं लेवल 1 में, तो यहाँ पे और इस लाइफ टाइम के साथ, तो इसलिए ये जो मेरा रेट है ये नेगेटिव हो गया। सो ये हो गई इक्वेशन 1। अब जो लेवल 1 है, लेवल 1 में क्या हो रहा है कि 2 से लेवल 1 में आ रहे हैं और लेवल 1 में आने के बाद वो फर्दर डीके हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जितने भी मेरे लेवल 2 से लेवल 1 में आएंगे उतना तो पॉजिटिव, यानी कि उतने वो बन गए लेवल 1 में, और अब वो फर्दर डीके कर रहे हैं τ1 लाइफ टाइम के साथ, तो इतने ही डिक्रीमेंट होगा उनमें। सो इसकी रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, dN1/dt इज इक्वल टू N2/τ21 माइनस N1/τ1। तो ये मेरी हो गई 2 इक्वेशंस। अब मेरे से पूछी है पॉपुलेशन
ऑफ स्टेट्स एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो ये मेरा रेट है मतलब बनने का और डिके होने का, ये इक्वल हो जाता है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मेरे हायर लेवल में पहुंचेंगे और उतने ही लोअर लेवल में डिके कर जाएंगे। तो मेरा जो ये रेट है बेसिकली इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर सकती हूँ एट इक्विलिब्रियम। अब हमें कुछ नहीं, बस n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 को 0 को इक्वल पुट किया, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। तो वो क्या थी, r माइनस n2 अपॉन टाउ टू 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरा n2 मेरे को चाहिए, तो n2 क्या हो गया, इसको इधर ले जाओ तो n2 हो गया मेरा r टाउ टू 1। अब यहाँ से तो मेरी n2 की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले वही निकाल लेते हैं। अब देखो रेट की वैल्यू गिवन है मेरे को 10⁻20 और टाउ टू 1 मेरे को गिवन है 20 नैनो सेकेंड, तो ये हो गया 20। अब नैनो सेकेंड है तो 10⁻⁻9, तो इसको सॉल्व कर लो, 20 इंटू 10⁻11। अब ऑप्शन मैच करा लो पहले, ये n2 है ना, तो n2 2 इंटू 10⁻12, क्योंकि कहीं भी 20 की टर्म्स में नहीं दिया है। अब सॉल्व करते हैं अपनी अगली इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो मेरी इक्वेशन 2 क्या थी, n2 अपॉन टाउ टू 1 माइनस n1 अपॉन टाउ 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को n1 निकालना है और n2 अभी मैंने निकाला था 2 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर माइनस क्यूब। सो यहाँ से ये हो गया n2 अपॉन टाउ टू 1 इंटू टाउ 1 इज इक्वल टू n1। अब ये सारी वैल्यूज़ मेरे को पता है, तो बस इसमें पुट कर दूंगी, तो n1 हो गया मेरा। n2 की वैल्यू जो निकाली 2 इंटू 10⁻12 इंटू टाउ 1 इज 1 माइक्रो सेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन टाउ टू 1। अब टाउ टू 1 कितना था, 20 नैनो सेकेंड, तो 20 इंटू 10⁻⁻9। तो अब पावर को बैलेंस करूंगी अगर मैं, तो अगर इस 10⁻⁻9 को ऊपर ले गई तो यहाँ पे ये +9 हो गया, इसको हटा दो, तो ये हो गया 10⁻21 -6, और ये भी नीचे 20 है तो इसको भी 2 इंटू 10 ही कर लो। सो 2 इंटू 10, अब ये भी ऊपर चला जाएगा तो 10 की -1 पावर होगी, सो -1। अब 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, तो बस पावर बच गई, पावर क्या आ गई 10 की 12 प्लस 8 माइनस 6 जो कि आ गया 10⁻14। अब मेरा देखो n2 आया 10⁻12 और n1 आया 10⁻14। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन मेरा हो गया ए करेक्ट, क्योंकि n1 मेरा 10⁻14 आया और n2 मेरा आया 2 इंटू 10⁻12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेजर का ही है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम 2p टू 1s स्टेट, और लाइफ टाइम हमें गिवन है दैट इज TSP, और वो कितना है 1.6 नैनो सेकेंड, और एनर्जी डिफरेंस भी हमें गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो स्टेट्स के बीच में, मतलब 2p और 1s स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस हमें पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये बेसिकली हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स का रेशियो मेरे से पूछा है, जो कि होता है π² c³ अपॉन ω³ n0³ और h²। अब यहाँ पे मेरे को एनर्जी गिवन है E इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को n0 की वैल्यू पता है, बस मेरे को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। सो E मेरा क्या होता है h न्यू, जो कि हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब न्यू से ओमेगा पे जाना है, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू,
अब यहाँ से हम पहले न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10.2 EV अपॉन H, और न्यू इज इक्वल टू हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई, सॉरी हमें तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए, सो ओमेगा मेरा हो गया 2 पाई इंटू 10.2 अपॉन H। अब मेरे को बस ये ओमेगा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। सो पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ स्क्वायर क्यूब है क्योंकि सी का। अब एच कट की वैल्यू 1.05 × 10⁻34 इंटू ओमेगा क्यूब। अब जो ये टर्म निकाली मैंने इसका क्यूब, सो 2 पाई का क्यूब इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्यूब इंटू एच का क्यूब, और n0 तो 1 ही हो गया। अब यहाँ पे ये देख लेना कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़, मतलब काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक बार चेक कर लेना आप खुद से ट्राई करके। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीलियम नियॉन लेजर कैविटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मिरर्स हैविंग रिफ्लेक्टिविटी, और मिरर्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, और जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब हमसे पूछा क्या है, सेपरेशन बिटवीन मोड्स एंड विड्थ ऑफ ईच मोड, यानी कि ये भी लेज़र का ही क्वेश्चन है। तो सेपरेशन बिटवीन मोड्स और हर मोड की विड्थ हमसे पूछी है। तो सेपरेशन बिटवीन मोड्स क्या होता है, डेल्टा न्यू इज 2D n0 अपॉन, उल्टा लिख दिया, C अपॉन 2D n0, जहाँ पे C है मेरी स्पीड ऑफ लाइट, n0 है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और D है सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स ऑफ द लेज़र। इसको डिफाइन कर लेते हैं। C तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट, D मेरा हो गया मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, D इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स, और n0 मेरा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे मेरा सेपरेशन बिटवीन मोड्स आ जाएगा, तो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू डिस्टेंस देखो कितना गिवन है, 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर। अब n0 तो 1 ही है, अब इसको सॉल्व कर लेना, 3 × 10⁻10 अपॉन 2 इंटू 220, तो ये बेसिकली 750 मेगाहर्ट्ज के अराउंड आ जाएगा, 750 मेगाहर्ट्ज। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप खुद से। अब हमें निकालना है विड्थ ऑफ ईच मोड, तो विड्थ ऑफ ईच मोड क्या होती है, विड्थ ऑफ ईच मोड दैट इज डेल्टा न्यू पी। वो कैसे, यहाँ पे क्या है, कैविटी लाइफ टाइम, टी से इज माई कैविटी लाइफ टाइम। अब टीसी को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, टीसी मेरा होता है 2D n0 अपॉन C ln 1 अपॉन R1 R2 e⁻⁻α d। ये हो गया मेरा कैविटी लाइफ टाइम। अब यहाँ पे D तो वही डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स है, n0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, C स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और जो ये R1 R2 है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मिरर। तो बस सबसे पहले TC की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू 220 × 10⁻⁻2, n0 की वैल्यू 1, और 3 इंटू 10⁸ और ln 1 अपॉन
R1 कितना है 1 और R2 कितना है 0.98, तो 0.98 और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 तो यानी कि 1 हो गया। अब पहले TC कैलकुलेट करना, फिर TC की जो वैल्यू आएगी उसको इधर पुट करना और आपका विड्थ ऑफ ईच मोड आ जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो विड्थ ऑफ हमारा ईच मोड आएगा 2 मेगाहर्ट्ज के लगभग और सेपरेशन बिटवीन मोड्स आएगा अराउंड 750 मेगाहर्ट्ज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ म्यूऑन फ्रॉम कॉस्मिक रेज इज ट्रैप्ड बाय प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन लाइक एटम गिविंग मास ऑफ म्यूऑन हमें गिवन है। तो हमसे पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ सच एटम विल बी, और यहाँ पे कहा भी गया है कि ये लाइमन सीरीज के ही इक्विवेलेंट है। तो अब म्यूऑन हमारा इज ट्रैप्ड बाय अ प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो है म्यूऑन प्लस प्रोटॉन। अब देखो न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे और उसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बजाय क्या है, म्यूऑन्स है। सो यहाँ पे और हमें निकालनी है वेवलेंथ, निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो कहीं ना कहीं हमें पहले एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए। एनर्जी बेसिकली क्या होती है, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। सो जितनी एनर्जी कम उतना लैम्डा ज़्यादा, यानी कि फर्स्ट 2 लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगी वही मेरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। अब मेरे को एनर्जी चाहिए मेरे फर्स्ट 2 लेवल्स की ताकि मैं लैम्डा निकाल पाऊँ। अब मेरा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना होके म्यूऑन और प्रोटॉन है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिड्यूस मास का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी में मेरा मास आता है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करूं तो एनर्जी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे म्यूऑन गिवन है तो हम निकाल लेते हैं इसका रिड्यूस मास। तो वो होगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ म्यूऑन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ म्यूऑन। अब देखो मास ऑफ म्यूऑन क्या है, 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ म्यू इज 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ म्यूऑन की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो गया 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 200 प्लस 1836 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कैंसिल हो गया। सो ये हमारा जब इसको कैलकुलेट करोगे ये 180 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के अराउंड आएगा। अब देखो हमें एनर्जी चाहिए, हमने रिड्यूस मास निकाल लिया। अब एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के। बाकी क्वांटिटीज से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पहले 2 लेवल्स की एनर्जी निकालनी है और उसका डिफरेंस से ही जो हमारा वेवलेंथ आएगा। तो ठीक है, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कि वो कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहाँ पे मास भी आ जाएगा, मास ऑफ म्यूऑन जो हमने अभी कैलकुलेट किया, E इज इक्वल टू मास ऑफ मतलब रिड्यूस मास और अपॉन एन स्क्वायर। अब जब मैं इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट करूँगी तो जो मेरी एनर्जी आएगी वो बेसिकली इस रिड्यूस मास को मतलब अपने इफेक्ट में लेगी। तो मास ऑफ रिड्यूस मास अपॉन एन स्क्वायर और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब बस इसमें n1 और n2 की वैल्यू पुट करनी है। n1 की वैल्यू पहले 1 और n2 की वैल्यू 2, तो यहाँ से E1 E2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो निकालते हैं। सपोज n1 इज इक्वल टू 1 के लिए मैं निकालूँ तो उसके लिए क्या आ जाएगा, E1 मेरा आ जाएगा। अब मास मैंने निकाला था 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सिर्फ ये 186 का फैक्टर आ जाएगा एनर्जी में, और अपॉन n स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। अब इस मास को ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मतलब हाइड्रोजन से रिलेट कराता ना अभी मैंने रेशो लेके, मतलब EH क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसकी एनर्जी इस मास को मैं इसी एनर्जी में अगर मतलब मान के चल लूँ तो ये सिर्फ 186 टाइम्स आएगा ना। रिड्यूस मास अगर मैं यूज़ करूँगी तो एनर्जी मेरी 186 टाइम्स मास एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आएगी। तो यहाँ पे इस मास को हटा के सीधा हम एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पुट कर देते हैं, जो कि हो जाएगी -13.6 इंटू 186 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेम E2 लेवल के लिए क्या होगा, 186 इंटू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप, 13.6 इंटू 186 और यहाँ से आ गई -13.6 इंटू 186 अपॉन 4। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, सो डेल्टा E हमारा हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस E1 माइनस E2, ये किसके इक्वल आएगा, -13.6 इंटू 186, 1 माइनस 1/4, ये क्वांटिटी आ जाएगी 3/4। अब यहाँ से आप लेमडा निकाल लो, HC बाय लेमडा इज 13.6 इंटू 186 इंटू 3/4। ये नेगेटिव साइन को यूज़ नहीं करना है क्योंकि वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से लेमडा निकाल लो, 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन, इस टर्म को इधर में ले आऊँगी अगर, और ये 4 चला गया ऊपर तो नीचे आ गया 13.6 इंटू 186। तो देख लेना कैलकुलेट करके, ये लैम्डा 6.67 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल, और उनके दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है और मास ऑफ हाइड्रोजन भी हमें गिवन है। हमसे पूछा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लोएस्ट रोटेशनल स्टेट्स। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है। सो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है हमारी, EJ, ये किसके इक्वल होती है, H/8π² IC J+1। अब अगर मैं दो लोवेस्ट रोटेशनल स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालूं, यानी कि अगर मेरा मान लो लोवेस्ट लेवल J = 0 है और अपर लेवल मेरा J = 1 है, तो मेरा डेल्टा E कितना आएगा, E1 माइनस E0। तो यहाँ पे E की वैल्यू 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 2H/8π² IC -0। तो ये हो गया मेरा एनर्जी डिफरेंस लोवेस्ट रोटेशनल स्टेट्स का। अब यहाँ से मेरे को एनर्जी डिफरेंस निकालना है, मेरे को एटम्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है और मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। अब यहाँ पे देखो मेरे को इस यहाँ पे क्या नहीं पता है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके इक्वल होता है, μr², जहाँ पे म्यू क्या है, रिड्यूस मास, और r हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, मान लो कि ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, इनके बीच का सेपरेशन हमें गिवन है 0.88 नैनोमीटर, यही मेरा r हो गया। तो मेरा r हो गया 0.88 नैनोमीटर। अब मेरे को रिड्यूस मास चाहिए, तभी मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा और तभी मेरे को एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। अब देखो म्यू क्या, रिड्यूस मास किसका होगा, एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का मास इसके ट्वाइस होगा हाइड्रोजन के। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितना हो गया, 2/3 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो 2/3 इंटू 938 MeV/c², ये मेरा हो गया म्यू।
अब मेरा आई क्या हो गया, म्यू आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज़ बस पुट करो इधर, तो ये कितना आ गया 2/3 इंटू 938 इंटू आर की वैल्यू 0.88 नैनोमीटर, 0.88 का स्क्वायर इंटू, अब नैनोमीटर को भी खोल देते हैं तो 10⁻⁹ का स्क्वायर। यहाँ से आई कैलकुलेट करो और आई को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। सपोज यहाँ से मेरी आई की वैल्यू कुछ आ गई, एक्स आ गई, तो मेरा डेल्टा ई कितना आ जाएगा 2 इंटू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁸8 इंटू एक्स। एक्स ये है, चलो इसे आई बोल देते हैं, आई। अब जब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो मेरा जो डेल्टा ई है वो 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आएगा। अब जब यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट करोगे आई की, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, तो यहाँ से जो मेरी डेल्टा ऑफ एनर्जी डिफरेंस आएगा वो जूल्स में आएगा। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पूरी डेल्टा ई को डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो इस फैक्टर से जब डेल्टा ई को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स level in hydrogen atom are given as this, and if relative transition to n is equal to 100 level is to be made, then the maximum allowed frequency line width of the laser is। यानी कि हमें एनर्जी गिवन है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ एच एटम इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें बोला है कि n इज इक्वल टू 100 लेवल में मेरे को मेरा एक्साइटेशन करना है। सपोज ये n इज इक्वल टू 0 लेवल है और ये n इज इक्वल टू 100 लेवल है, तो मेरे को n इज इक्वल टू 0 लेवल से अगर n इज इक्वल टू 100 लेवल में किसी भी एटम को पहुंचाना है या इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, तो इस विड्थ की मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले तो n इज इक्वल टू मेरा हो गया 100। अब एनर्जी हो गई -13.6 अपॉन 100 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं सबसे पहला लेवल। तो इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस मेरा कितना आ गया, -13.6 1 - 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -13.6 इंटू 100, ये 10⁻⁴ के ऑर्डर का। इसमें से अगर मैं -1 करूँगी तो वो नेग्लिजिबल ही है, और अपॉन भी 10⁻⁴, तो ये बेसिकली -13.6 ही हो गया। अब H एनर्जी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, H डेल्टा न्यू, और वो हो गया मेरा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से डेल्टा न्यू निकाल लेंगे, और वही हमसे पूछा है। साइन को यहाँ पे छोड़ देते हैं, नेगेटिव साइन को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइन विड्थ पूछी है तो साइन का कोई रोल ही नहीं है। 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के इक्वल होता है। अब नीचे क्या है, डेल्टा न्यू निकालना है, तो ये H मेरा डिनोमिनेटर में चला गया, और H की वैल्यू आप पुट कर दो, वो कितनी होगी 6.64 इंटू 10⁻⁻34। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करके देख लेना, मतलब बस कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ परटर्बेशन टर्म इज गिवन एंड द शिफ्ट इन द एनर्जी लेवल ऑफ द 2p स्टेट इज आस्क्ड व्हेन इफेक्ट ऑफ स्पिन आर नेग्लेक्टेड अप टू सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, हमें परटर्बेशन टर्म गिवन है Vp इज इक्वल टू AL स्क्वायर। तो परटर्बेशन है हमारी Vp इज इक्वल टू AL स्क्वायर। हमसे एनर्जी का शिफ्ट किस स्टेट में पूछा है, 2p स्टेट में।
तो 2p स्टेट अगर है तो l की वैल्यू क्या हो गई 1, और अगर इस l स्क्वायर को मैं खोलूँ तो l स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, l स्क्वायर इज l प्लस 1 h कट स्क्वायर। तो डायरेक्टली क्या आ गया, इस l स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो l प्लस 1 h कट स्क्वायर। अब l की वैल्यू मेरे को 1 पुट करनी है क्योंकि मेरे से 2p स्टेट में पूछा है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरा क्या आ गया 2a h कट स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।